नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के तहत प्रातः 10 बजे कार्य प्रारंभ होना सुनिश्चित किया जाए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे और केंद्र सरकार ने भी प्रदेश की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि विकास कार्यों को गति दी जाए और सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जबकि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। उन्होंने कहा है कि 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान 1 चलाया जाएगा, जो प्रदेश की 106 प्रमुख हितग्राही हितमूलक योजनाओं पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृत्यु, बोझ और विवाह समारोह में अपव्यय रोकने जैसे सामाजिक सुधारों के लिए भी समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया है। आज मैं असम में आया हूं और असम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कल भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से यहाँ हमारा कॉटन और बाकी कई प्रकार के दूसरे वस्त्रों के दृष्टि से का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें मैं शामिल होना आया और यहाँ हैंडलूम का बहुत अच्छा काम होता है। हमारे यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन एग्रीकल्चर बेस इस तरह के कई प्रकार की संभावना का एक बड़ा अच्छा स्थान असम है। और साथ ही साथ वन्य जीव की संपदा को लेकर के भी हमारा एक एमओयू होने वाला है। परस्पर हम अपने वन्य प्राणियों का आदान प्रदान की भी कोई निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से असम के सभी प्रदेशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, भगवान करे असम को भी आगे बढ़ाएं, मेरी शुभकामनाएं। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जो ऐसा हो रहे हैं, हिंदुओं के लोगों को मारा जा रहा है, तो इस पर भारत सरकार के माध्यम से इस पर कड़ा विरोध भी हुआ है, हम भी निंदा करते हैं। बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि वो इस घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करे। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सरंग और लखन पटेल और एंडल सिंह कासना मौजूद रहे। कार्यक्रम में जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल ने इस योजना को ग्रामीण परिवारों के लिए बेहद लाभकारी बताते हुए कहा है कि इसके तहत रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही मजदूरों को समय पर मजदूरी और विलंब होने पर प्रतिदिन मुआवजा भी दिया जाएगा। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जी राम जी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई क्रांति लाएगा। इस योजना में महिलाओं और भूमिहीन परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है और कृषि क्षेत्र में जुड़े लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना के तहत पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जिसमें 50% कार्यों का अधिकार पंचायतों के पास रहेगा। जब तक नई मजदूरी दूर तय नहीं होती, तब तक महात्मा गांधी मनरेगा की दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता, ग्रामीण हट, कौशल विकास, सिंचाई विस्तार और लेबर आधारित उद्योगों
को भी योजना से जोड़ा जाएगा। जी राम जी, जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ कर के ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जयराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, और हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की है, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी और इसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकार वार्ता रखी गई है। हम सबके आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय कृषि मंत्री कंसाना जी, आदरणीय विश्वास जी, आदरणीय हमारे पशुपालन मंत्री जी, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष जयपाल जी और हमारे मीडिया प्रभारी जी, आप सभी को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जी राम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा, एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। पंचायत जो काम चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। 50% कामों का निर्णय करने का अधिकार हमारी पंचायतों को रहेगा। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जब किसान का समय रहता है बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जी राम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से गांव की ज़रूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे। सरकार के ये बिल आपके बीच में, आपके माध्यम से नीचे तक जाए, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं इस पे विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पे विचार अपने रखें। महिला एवं बाल विकास मंत्री
सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। वे IHM भोपाल में आयोजित ऊर्जा स्वीता 2026 कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। मंत्री भूरिया ने कहा है कि शिक्षा, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन बाल संरक्षण के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, स्पोर्ट्सशिप और फोस्टर केयर जैसी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वोमेन लीड डेवलपमेंट के माध्यम से भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और कार्यक्रम के समापन पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जबकि श्रीमती जयश्री कियावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और ऐसा कार्यक्रम जो महिलाओं का सम्मान कर रहा है। देश और प्रदेश में जिन बहनों ने अपने फील्ड में अलग काम किया है उनको सम्मानित करके हम अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम सब भली भांति इस बात से वाकिफ हैं कि देश की आधी आबादी, उसके बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता और आज हम भली भांति इसको जानते हैं। महिलाओं की सहभागिता से कार्यक्रमों में चार चांद लग जाते। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो कार्यक्रम है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो बहनें हमारी काम करती हैं और उन कामों में कहीं ना कहीं उन्हें महारत हासिल है और इसीलिए प्रदेश से, देश से और कुछ तो विदेश से भी आई हैं। तो हम ये कहें कि प्रदेश, देश और विदेश से निकल करके और ऐसी हमारी महिलाओं को निकाल करके लाना, उसका सिलेक्शन करना, क्योंकि काम तो सभी करते हैं, कुछ न कुछ अपनी फील्डों में काम करते हैं, लेकिन उनमें से भी चुन करके लाना, ऐसा काम जो हमारी माही जी कर रही हैं और उन्हें हमें सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है, तो ये हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में और भी जाकर के अच्छा काम करें और भी आगे बढ़े, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके से जुड़ी बड़ी खबर। तुर्कमान गेट पर फैज ए इलाही मस्जिद के पास MCD द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ST हसन ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है और ST हसन ने कहा है कि मस्जिद और उससे सटी दुकानों 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और अतिक्रमण हटाने के नाम पर भी की जा रही इस कार्रवाई के तरीके पर उन्होंने सवाल उठाया है। हसन ने कहा है कि जब अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ होती है तो लोगों में गुस्सा आना स्वाभाविक है, खासकर तब जब धार्मिक आस्था से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई हर जगह समान रूप से की जाती तो लोग शायद सब्र रखते, लेकिन मस्जिदों और मदरसों को चुनिंदा तौर पर तोड़े जाने से स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होती है। ST हसन ने सवाल उठाया है कि ऐसी तोड़फोड़ आखिर कब तक जारी रहेगी और चेतावनी दी कि दस्तावेजों की कमी के आधार पर दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतों को भी भविष्य में खतरा हो सकता है।
देखिए 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। तो ये पत्थरबाजी और ये सब की कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है? मुस्लिम दुश्मनी में इन्होंने सारी हदें पार कर दी। एमसीटी का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, 17 बुलडोजर लगाए हैं। देखिए, अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्हें बहुत सोच समझ के और ईमानदाराना तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। जो जायज है बस वो करें। इसके अलावा पुलिस भी कह रही कि उपद्रवी जो थे उनकी पहचान की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव पे उकसाया किसने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई नाजायज अतिक्रमण हुआ है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये सब हो गया। अब 100 साल पहले के अधिकारी को कहां से ढूंढेंगे? उसकी तो रात का भी पता नहीं होगा। आधी रात को जाने की जरूरत क्या थी? आप तो खुद उकसा रहे हैं लोगों को और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे, और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। कौन देख रहा है? आप तो भाई तानाशाह हैं, जो चीज चाहे करें। देखिए, हमें तो उम्मीद यही थी कि तकरीबन 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। अब ये रिजल्ट आप पता चलेगा किसके वोट कटे हैं तो हम बता सकते हैं कि क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ। हम सबको यही अंदेशा था कि पीडीए के वोट सबसे ज्यादा कटेंगे और मुसलमानों के वोट कटेंगे। ये सारा जो भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं वो अपोजिशन के वोट को कम करने की जा रही है, और आखिर में यही एक्सरसाइज जो है वोट इतना कम कर देंगे कि एनआरसी लागू कर मुसलमानों को कैंपों पे भेजने की भी साजिश हो सकती है। अब ये मैं तो यही कहता हूं कि जब इतनी दिक्कत है मुसलमानों से तो मुसलमानों के वोटिंग राइट ही खत्म कर दें, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं ये सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा, न जगह जगह जुल्म होंगे, न जगह जगह बुलडोजर चलेंगे, सब अपने सुकून से रहेंगे। ये सिर्फ वोट एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मुसलमान की, सरदर्द बन गया है कि वो बेचारा अपने ही घर में पराया हो गया और उसे अपनी वफादारियों के सबूत उन लोगों को देने पड़ रहे हैं जो हिंदुस्तान के कभी वफादार नहीं रहे। अभी तो देखिए पता नहीं क्या क्या खबरें सामने आएंगी। हमें नहीं मालूम कि हमारा वोट है या नहीं है, अभी हमने दिखवाया है। तो ये तो अपोजिशन वालों की गलती से कट गया होगा, क्योंकि वो तो आम आदमी का काटते हैं जो कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट में फेज ए इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल 30 लोगों की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। सभी संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इलाके में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच एक और अहम घटनाक्रम में
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भी जांच में शामिल होने के लिए सामान भेजा जाएगा और पुलिस का कहना है कि हिंसा से पहले मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर ही मौजूद थे और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुरोध के बावजूद वे आसपास ही बने रहे। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद 7 जनवरी की सुबह तड़के की गई थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पहले से ही अमन कमेटी के सदस्यों और स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकें की थी। रजिस्टर्ड एफआईआर रजिस्टर करके हमने एक स्पेशल टीम बनाया है। हमारा जो ऑपरेशंस की जो यूनिट है सेंट्रल दिल्ली के, उसमें ये एफआईआर हमने ट्रांसफर किया है और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हमने नोटिफाई किया है एंड ही विल बी सपोर्टेड बाय 4 सब इंस्पेक्टर्स एंड टीम और इनको अलग अलग टास्किंग भी हमने किया है। एज ऑफ नाउ इस केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को अभी अरेस्ट करके कोर्ट में अभी ऑन रूट है कोर्ट में पेश करने का। बाकी हम लोग इसमें अलग अलग टीम्स को अलग अलग टास्क दिया है। एक टीम जो सीसीटीवी कैमरास में जो पत्थरबाजी कर रहे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया हुआ है और एक टीम जो है इनको जो ये किया कि सोशल मीडिया यूज करके लोगों को भटकाने की जो कोशिश की उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की टीम बनाया हुआ है। तो उसमें लोगों को हमने 1-2-3 लोगों को आइडेंटिफाई किया। बिकॉज ऑफ रीजंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई वोंट बी एबल टू गिव यू द नेम्स, बट हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने आइडेंटिफाई किया। जैसे हम उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएंगे वी विल गिव यू द अपडेट्स। मतलब एज ऑफ नाउ जो थे ये कि डिस्ट्रिक्ट की लोग भी थे, डिस्ट्रिक्ट की विसिनिटी का आउटसाइड का भी लोग थे। इनफैक्ट 1-2 पॉलिटिकल फेसेस भी शामिल हुआ है। सर इन 5 लोगों का क्या रोल था सर? यहाँ पर क्या कर रहे थे ये लोग? यहाँ ये एक्चुअली जो पत्थरबाजी हुआ उस एरिया पे मौजूद थे और जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पे प्रेजेंट थे उनके स्टेटमेंट में ये आया कि ये लोग भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। पुलिस के कितने लोग इंजर्ड हैं? पुलिस के 5 लोग इंजर्ड थे और इनको माइनर इंजरीज था और इनका अभी ट्रीटमेंट हो गया एंड दे आर सेफ नाउ। 30,000 कोर्ट ही ले गए हैं जो लीगल प्रोसेस है 30,000 आई थिंक दे हैव बीन टेकन टू द ड्यूटी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होमविद टीवी भारत।